जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 2 को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, या फिर उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा विश्वास रखिए, अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको इस सीरीज से मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोलकाता बंदरगाह का जो नाम है वह बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो हमारे जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन्हीं के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नया नाम रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आप एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष कोलकाता के द्वारा अपने 150वें स्थापना दिवस को मनाया गया, यानी कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसने अपने 150वें स्थापना दिवस को मनाया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का जो नाम है वह बदल करके किसके नाम पर रखा गया। तो इसका जो नया नाम है वह हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये आपके फरीदाबाद में स्थित है, और इसी का जो नया नाम है वह अब पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय केंद्र का जो नाम है वह बदल करके किसके नाम पर रखा गया। तो ये जो केंद्र है इसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। सुषमा स्वराज जी जो हमारे यहाँ की पूर्व विदेश मंत्री थीं, इन्हीं के नाम पर अब हमारे यहाँ के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा व विश्लेषण संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्ट्रेटीज एंड एनालिसिस का जो नया नाम है वह बदल करके किसके नाम पर रखा गया। तो इसका जो नया नाम है वह बदल करके रखा गया है मनोहर पारिकर जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मनोहर पारिकर जी के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे गोवा राज्य के सीएम थे। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसके पहले सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है बीके यादव की। बीके यादव जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ये अब यहाँ पर इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक जिसे हम लोग ट्राई के नाम से जानते हैं, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है पीडी वाघेला की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि पीडी वाघेला जी की नियुक्ति आरएस शर्मा जी के स्थान पर हुई है। अगला प्रश्न है, मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो मनोज सिन्हा ये अब हमारे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे पहली चीज कि मनोज सिन्हा जो कि यूपी के गाजीपुर से 3 बार सांसद रह चुके हैं, भारत के पूर्व रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब ये जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। स्थान इन्होंने किसका लिया। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का इन्होंने स्थान लिया। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी कहाँ गए। तो ये अब हमारे भारत के 14वें कैग बन गए हैं। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको ये ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, 72वें पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष भारोत्तोलक का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब यहाँ पर जीत लिया जरेमी लाल रिनुंगा ने। किसने। जरेमी लाल रिनुंगा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो जरेमी लाल रिनुंगा है ये हमारे एक वेट लिफ्टर हैं भारत के, और किस राज्य के खिलाड़ी हैं। तो मिजोरम राज्य के ये खिलाड़ी हैं। तो पुरुषों की कैटेगरी में इन्होंने ये पुरस्कार जीता। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि टीम में किसने यहाँ पर जीता, तो रेलवे यहाँ पर रही है विजेता। अगला प्रश्न है, 35वें
महिला सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में सर्वश्रेष्ठ महिला भारोत्तोलक का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला भारोत्तोलक का खिताब यहां पर जीत लिया है मीराबाई चानू ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मीराबाई चानू के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि मणिपुर राज्य की ये खिलाड़ी हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और यहाँ पर भी टीमों की श्रेणी में रेलवे रही है विजेता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महिलाओं में जीती मीराबाई चानू, पुरुषों में जीते आपके जेरेमी लालनुंगा, जबकि दोनों कैटेगरी में पुरुषों की जो टीम है उसमें भी रेलवे विजेता रही है और महिलाओं की टीम में भी रेलवे यहाँ पर विजेता रही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के पुरुष वर्ग का जो खिताब है इसको किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है आदित्य मेहता ने। किसने? आदित्य मेहता ने ये खिताब जीता। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन इसका हुआ मुंबई में और यहाँ पर आदित्य मेहता ने हरा दिया पंकज आडवाणी को। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग महिला वर्ग की बात करते हैं तो इसे जीता मध्य प्रदेश की अमी कामनी ने और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हराया विद्या पिल्लई को। तो दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, 21 फरवरी को खेलो इंडिया के अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका पहली बार इस वर्ष आयोजन किया गया था और ये आयोजित किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ से 3 पॉइंट मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन इस वर्ष हुआ गुवाहाटी में। फिर हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर में। और एक हमारा था खेलो इंडिया विंटर्स गेम, ये आपके जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया था। चलिए आप नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसमें किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? अगला प्रश्न है, 8वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल का जो खिताब है इसको किसने जीत लिया? तो ये खिताब यहाँ पर जीता था हरमीत देसाई ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि हरमीत देसाई जो कि गुजरात राज्य के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष कैटेगरी में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता था। वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं की कैटेगरी में बात करते हैं तो सुतीर्था मुखर्जी यहाँ पर विजेता रही थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य हमारा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर यहाँ पर रहा हमारा राज्य गुजरात। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम था स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक, इसमें गुजरात राज्य रहा था पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के लिए फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फलों के उत्पादन में हमारे देश में शीर्ष में रहा है आंध्र प्रदेश राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा स्टेट वाइज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डेटा को जारी किया गया। तो फलों की बात करते हैं तो इसमें आपका रहा था आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, ये आप देख सकते हैं, ये है फल वाला। तो आंध्र प्रदेश पहले पे रहा, महाराष्ट्र रहा दूसरे और उत्तर प्रदेश रहा तीसरे स्थान पे। वहीं अगर हम लोग सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों में पश्चिम बंगाल पहले पे रहा था, उत्तर प्रदेश रहा था दूसरे पे और मध्य प्रदेश यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर रहा? तो ऑलरेडी 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले स्थान पर रहा था असम राज्य। कौन? असम राज्य रहा था पहले स्थान पे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो असम पहले पे रहा, उड़ीसा रहा दूसरे और आंध्र प्रदेश रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य रहा प्रथम स्थान पे? ये प्रश्न भी 2 परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहले स्थान पर रहा था तेलंगाना राज्य। कौन? तेलंगाना राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया, इसमें तेलंगाना रहा पहले स्थान पर। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रहे थे। अच्छा,
यहाँ पर एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा एसडीजी इंडेक्स था ये जारी किया यूएनडीपी ने, लेकिन हमारे यहाँ का जो नीति आयोग है उसके द्वारा भी एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें कौन रहा था पहले पे? तो इसमें रहा था केरल राज्य पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, जून 2020 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर नहीं है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन नहीं था? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी कि गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहे थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा। तो बड़े राज्यों की बात करते हैं तो गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है शीर्ष पर। छोटे राज्यों की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं गोवा, मेघालय और मणिपुर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई? तो पहली हमारी राफेल विमान को उड़ाने वाली महिला होंगी, इनका नाम है शिवांगी सिंह। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी शिवांगी सिंह, जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की हैं और अब ये हमारे यहाँ पर राफेल विमान को उड़ाएंगी। इससे पहले आपको एक शिवांगी का नाम और ध्यान रखना है, ये है बिहार वाली शिवांगी। तो बिहार वाली शिवांगी का नाम आप क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि ये हमारे भारतीय नौसेना की पहली पायलट बनी है। ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना की, नेवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेवी की ये पहली पायलट बनी थी। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाले देशों में भारत रहा है तीसरे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी कि रिपोर्ट में यह बताया गया कि कौन सा ऐसा देश है जिसके द्वारा अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। तो अमेरिका रहा पहले स्थान पर, चीन रहा दूसरे और भारत यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने एक और रिपोर्ट डिस्कस किया था जिसमें यह बताया गया था कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। तो सबसे ज़्यादा खरीदता है सऊदी अराबिया और उसके बाद में दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को टारपीडो लाइट वेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी थी अमेरिका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि $155 मिलियन में ये समझौता हुआ जिसके अंतर्गत भारत यहाँ पर टारपीडो लाइट वेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल को अमेरिका से खरीद रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल की पोत ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर बोट C-450 और C-451 का जलावतरण किया गया? तो इसका जलावतरण किया गया है गोवा राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसके अलावा आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर जो हमारा समर्थ क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसका नाम है ICGS सचेत, इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसके द्वारा कुल मिलाकर के 11 जहाज बनाने थे और उनमें से 7वां आपका है ICGS सचेत। ICGS का मतलब क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे INS, तो इंडियन नेवी शिप होती है INS और ICGS ये हमारे कोस्ट गार्ड की शिप होती है। वहीं पर जो आपके 2 इंटरसेप्टर बोट रहे हैं 450 और 451, इनका निर्माण लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये जो आपका स्वास्थ्य पोर्टल था इसे लॉन्च कर दिया है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया था ये जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित था और इसे हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया? और ये प्रश्न संभवतः UPPCS के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सृजन नाम का जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये पोर्टल है क्या? तो इस पोर्टल का मुख्य रूप से उद्देश्य होगा कि हमारे देश में जो रक्षा उत्पादन का क्षेत्र है यानी कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो भी हमारे देश में आयात की जाने वाले रक्षा उत्पाद हैं या फिर रक्षा उपकरण हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होगी और उसी के माध्यम से यहाँ पर हमारे देश में उनका निर्माण खुद से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में
मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए किसने सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया? तो सुरक्षा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया हमारे जो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं यानी कि प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व हाथी दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। चलिए आप नीचे कमेंट में ये बताएंगे कि विश्व हाथी दिवस मनाया कब जाता है जिसके अवसर पर यहाँ पर सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी ध्यान रखना है जो कि 1992 में शुरू किया गया था। हमारे देश में कुल एलिफेंट रिजर्व हैं 30, ये आप ध्यान रखेंगे। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें हमारे यहाँ का जो एशियन एलिफेंट है वह वल्नरेबल यानी कि स्वेद कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किसके द्वारा PM मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया PM नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कहां पर इसका शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ PM के द्वारा वर्चुअल माध्यम से 2024 से 25 तक के लिए बिहार राज्य में किया गया। कहां पर? बिहार राज्य में इसका उद्घाटन या फिर शुभारंभ PM के द्वारा किया गया था। और इसी अवसर पर PM के द्वारा ई-गोपाला नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश में डाइन नामक चक्रवात आया? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब अलग अलग तरीके से ये पूछा गया। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये डाइन नाम का चक्रवात है ये आया था मेडागास्कर देश में। कहाँ पर? मेडागास्कर देश में ये आया था। अब इस दौरान हमारे यहाँ की जो नौसेना है उसके द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन बनीला को लॉन्च किया गया था। किसको? ऑपरेशन बनीला को लॉन्च किया गया था। और इस दौरान हमारे नौसेना का जो जहाज है जिसका नाम है INS ऐरावत, ये जो भी राहत सामग्री है उनको लेकर के मेडागास्कर पहुंचा था। तो ध्यान रखिएगा, डाइन नाम का चक्रवात आया था मेडागास्कर में। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया? तो अम्फान नाम का जो ये चक्रवात है इसका नामकरण किया गया थाईलैंड के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो अम्फान नाम का चक्रवात है इसका नामकरण थाईलैंड देश के द्वारा किया गया और इसने हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कौन सा देश चक्रवात मग्गा से प्रभावित हुआ था? तो मंगा नाम का जो ये चक्रवात था ये आपका आया था ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसका जो नामकरण है वह इंडोनेशिया के द्वारा किया गया और यह एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन था। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार पहले भी बता चुका हूं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मंगा नाम का जो चक्रवात था ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में आया हुआ था और इंडोनेशिया के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है GVS सिद्धू जी ने। किसने? GVS सिद्धू जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इसमें मुख्य रूप से जो पाकिस्तान का पंजाब और हमारे यहाँ का पंजाब है उससे अलग एक खालिस्तान नाम के देश की मांग है, उसी के ऊपर इस किताब को लिखा गया है। और अगर हम GVS सिद्धू जी की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ का जो राह है उसके पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे यहाँ के सबसे बड़े अंग्रेजी के जानकार यानी कि शशि थरूर जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब शशि थरूर जी की बात हुई है तो पहले तो आप इनकी इस पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है वाई आई एम हिंदू, यानी कि मैं हिंदू क्यों हूँ। तो इसी का अगला भाग है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इससे पहले इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई जैसे कि एन इरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। द ग्रेट इंडियन नॉवल भी इन्होंने लिखा। द पैराडॉक्सल PM भी इन्होंने लिखा है और इनग्लोरियस एम्पायर नाम की भी पुस्तक शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो इसे लिखा है NK सिंह जी ने। किसने? NK सिंह जी ने, जो कि हमारे यहाँ का जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं।
तो इन्हीं के द्वारा अपने जीवन के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंगसाइड। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है विक्रम सूद जी ने। किसने? विक्रम सूद जी के द्वारा द अल्टीमेट गोल नाम की पुस्तक लिखी गई है। और संदीप अग्रवाल ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फॉल अगेन राइज अगेन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है सरबजीत कौर जी ने। किसने? सरबजीत कौर जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और पुस्तक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से 1984 में सिखों का नरसंहार किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे कि गौरी खान जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, इनके द्वारा लिखी गई जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रॉलिंग, इनके द्वारा द इकाबॉग नाम की पुस्तक लिखी गई। अरुंधति रॉय की बात करते हैं जिनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इन्होंने लिखी आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। और इश्तियाक अहमद के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है जिन्नाह हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए किसे क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात की एक छोटी सी बच्ची है 17 वर्षों की जिनका नाम है खुशी चिंदालिया, और इन्हीं को यूएनडीपी के द्वारा अपने रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में एंकर इनोवेशन ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हमारे यहाँ की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में फैशन कंपनी लुई बीटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने बनाया अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लुई बीटो के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्रांस देश की एक कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में JSW स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत। तो ये आप देख सकते हैं ये ऋषभ पंत जो कि JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात हो रही है नेशनल वोटर्स डे की। तो ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। और इस बार इसकी थीम रही थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है, 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इस बार की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रही कस्टम्स फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड दी प्लैनेट। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। और एक हमारा होता है इंटरनेशनल टूरिज्म डे या फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो ये होता है 27 सितंबर को। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जिसे हम लोग वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक और हमारा प्रश्न है कि किस महापुरुष की पुण्यतिथि को 30 दिसंबर के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है हमारे पूजनीय परमपिता महात्मा गांधी जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 30 जनवरी 1948 को जो नाथूराम गोडसे थे उनके द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और इसी के उपलक्ष्य में यानी कि इन्हीं की स्मृति में 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो शहीद दिवस हमारे यहाँ पर और कई भी मनाए जाते हैं, जैसे कि 23 मार्च को भगत सिंह जी को, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी, तो इसलिए भी 23 मार्च को शहीद दिवस होता है। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस होता है और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी, तो इस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी 2 से अधिक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसी वर्ष फरवरी माह में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर समझौता हुआ था, जिसके ऊपर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसीलिए 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। ये इस बार की थीम थी। चलिए अभी एक आपसे ताज़ा प्रश्न पूछता हूँ, नीचे कमेंट में बताइएगा कि इस समय तक हमारे देश में जो आर्द्र भूमियाँ हैं इनकी संख्या कुल कितनी हो चुकी है, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में चापचर कुट त्योहार की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो चापचर कुट त्योहार की बात करते हैं तो ये हमारे मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजो समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है चापचर कुट त्योहार। अगला प्रश्न है, हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल इस समय ये मनाया जा रहा है और ये आपका मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? नागालैंड राज्य की। और 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसे हम लोग हार्नबिल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नागोबा जतारा उत्सव त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस त्योहार का जो आयोजन है ये आपके तेलंगाना राज्य में किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से जो गोंड आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा नागोबा जतारा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? तो फूलदेई त्योहार की बात करते हैं तो ये होता है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में ये मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, फेनी पुल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा, भारत से किस देश को जोड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो फेनी नाम का ब्रिज है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बन रहा है फेनी नदी पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब पुल के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 2020 तक ये पूरा हो जाएगा। फेनी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई है 1.8 किलोमीटर और ये बांग्लादेश के रामगढ़ को हमारे यहाँ यानी कि त्रिपुरा के सबरूम को आपस में जोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में एक केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये जो केबल स्टेट ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद में जो चिरियू झील है इसी के ऊपर इस केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई टोटल है 1.9 किलोमीटर। कितनी? 1.9 किलोमीटर। और इसका निर्माण किया गया है कोसी नदी के ऊपर। तो यह एक हमारा रेलवे पुल होगा, यानी कि रेलगाड़ियां इसके ऊपर से गुजरेंगी। और ये जोड़ेगा किसको? तो ये मिथिला से कोसी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है और बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं, जो भी आपके आगामी एग्जाम होंगे उनमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो फॉलो करते होंगे तो फिर बहुत आप आसानी के साथ में 90 से ज़्यादा प्रश्नों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमारे जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है उसकी भी सीरीज चल रही है केवी गुरुजी 2.0 पर। तो वहां से अगर आप चाहें तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।